करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। साथियों, जो भी मेरे भाई बहन आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं लेके आया हूं आपके लिए आरपीएफ का जीके जीएस का मॉक टेस्ट पहला दोस्तों। ठीक है, हमारी एक दिन जीके जीएस की क्लास चलेगी, एक दिन मैथ रीजनिंग की क्लास चलेगी दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टेस्ट रहने वाला आपके लिए। हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा दोस्तों। आपको ईमानदारी से टेस्ट देना है और अपनी तैयारी को एनालाइज करना है दोस्तों। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 25 पूछे जाएंगे और उन 25 में से आप कितने क्वेश्चन सही करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा दोस्तों। ठीक है, सभी क्वेश्चन दोस्तों पीवाईक्यू पर बेस्ड हैं दोस्तों। आपको पता होना चाहिए किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है, फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन मिल लो कर लो। इस क्लास की पीडीएफ आपको फ्री कॉस्ट मिल जाएगी दोस्तों। अगर आप लोग एनटीपीसी की भी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बिना समय गंवाए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चलिए जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहां पर पाई जाती है? बाघ गुफाओं में, एलिफेंटा की गुफाओं में, भीमबेटका की गुफाओं में या नालंदा में दोस्तों? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, कमेंट करिए दोस्तों। क्या रहेगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब? बताइए दोस्तों, सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे क्या होने वाला है इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन। अंत तक बने रहना साथियों, हम अच्छे से रिवीजन करेंगे हर एक क्वेश्चन का। बताइए दोस्तों, जो भी मेरे स्टूडेंट्स यहां पर ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर रहे हैं उनका जवाब ये बिल्कुल सही है दोस्तों। जो भी स्टूडेंट्स यहां पर ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। अब दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए कि भीमबेटका की ये गुफाएं हैं कहां पर दोस्तों, आपको यह भी पता होना चाहिए दोस्तों। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये एमपी में है दोस्तों। एमपी के रायसेन जिले में दोस्तों। एमपी के रायसेन जिले में, यहां पे लिख दो एमपी के रायसेन जिले में। एमपी के रायसेन जिले में है दोस्तों। ठीक है, और इनकी खोज किसने करी आपको यह भी पता होना चाहिए। इनकी खोज दोस्तों लमसम अगर देखा जाए तो 1956 से लेके 57 के मध्य होती है दोस्तों। 1956 से लेके 57 के मध्य ये होती है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 1957 के मध्य तक ये होती है। एग्जाम में ये पूछी जाती है दोस्तों, सीधा पूछा जाएगा कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी दोस्तों, सीधा एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा। तो आपको टिक करना 1956 से लेके 1957 तक इसकी खोज होती है दोस्तों। ठीक है, किसने करी है दोस्तों आपको पता है? किसी को पता हो तो कमेंट करते दोस्तों, अगर किसने करी है तो। ध्यान रखना, वाकड़कर ने, श्रीधर विष्णु वाकड़कर लिख लो। वाकड़कर ने इसकी खोज करी। आज पेन ही नहीं चल रहा है, चलो मैं ओरली बता देता हूं। ठीक है, ध्यान रखना। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल किस नदी पर बना हुआ है? बताइए, ये आपके मॉक टेस्ट का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। बताइए, कृष्णा नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, गंगा नदी पर या यमुना नदी पर? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे क्या होने वाला है इस प्रश्न के लिए सही जवाब। भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल किस नदी पर बना हुआ है? तो मेरे वीरों ध्यान रखना, यह बना हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो क्या करता है दोस्तों, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है दोस्तों। लिख लो, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है, असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। आपको यह ध्यान रखना है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है, यह आपको ध्यान रखना है साथियों। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर, और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है कमेंट करके लिख दें सभी भाई बहन। एक बार कमेंट करके लिख दो दोस्तों सभी स्टूडेंट्स। दोस्तों ध्यान रखना, इसका उद्गम दोस्तों तिब्बत के मानसरोवर लेक से होता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र में दोस्तों इसको दिबांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम में दोस्तों इसको ब्रह्मपुत्र नाम दिया जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आपको ये बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर दोस्तों ये गंगा के साथ मिलकर दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन का डेल्टा। आपको ये भी ध्यान रखना है। फिर इन दोनों की जो संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है आप लोग कमेंट करिए। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। गुजरात के बाद सर्वाधिक तटीय सीमा किस राज्य की है? बताइए दोस्तों, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम या गोवा? सभी वीर बताएंगे कमेंट करके क्या होने वाला है इसका सही जवाब। ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, सभी स्टूडेंट्स बताएं।
आप सभी को पता होगा दोस्तों, हमारे भारत में सबसे ज्यादा तटीय सीमा देखी जाए तो गुजरात की है दोस्तों, 1214 किलोमीटर। कितनी है भाइयों? 1214 किलोमीटर है। ठीक है। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो वो है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कितनी है दोस्तों? 973 किलोमीटर आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा है दोस्तों। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए जाएगा। ठीक है। तो गुजरात के बाद दोस्तों सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है दोस्तों? आंध्र प्रदेश की। तमिलनाडु की दोस्तों 960 है, लिख लो। तमिलनाडु की 960 है। तमिलनाडु की 960 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों। गोवा की बात कर ले दोस्तों, यहाँ पे ये गोवा दोस्तों 102 किलोमीटर की है दोस्तों। इसकी कितनी है दोस्तों? आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, 102 किलोमीटर, लिख लो 102। 102 किलोमीटर है, 102 किलोमीटर। आज पेन को पता नहीं क्या हो गया, चल ही नहीं रहा अच्छे से। हेलो मोटो। जब पास हो ट्रू वैल्यू। ठीक है। तो आप ध्यान रखना दोस्तों, गोवा की 102 किलोमीटर दोस्तों, गोवा की 102 किलोमीटर है, 102 किलोमीटर। ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर चौथा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए, एंटीजन निम्न में से किसमें पाया जाता है? बताइए, एंटीजन डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है, या आरबीसी, या प्लेटलेट्स, या नन ऑफ दिस। मतलब कि श्वेत रक्त कणिकाएं और लाल रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स को हिंदी में कहते हैं बिम्बाणु। ठीक है। बताना आपको कि एंटीजन किसमें पाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, एंटीजन हमेशा आरबीसी में पाया जाएगा दोस्तों, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है दोस्तों, आरबीसी में, जिसका जीवन काल 120 तक रहता है दोस्तों। ठीक है। आरबीसी को दोस्तों ध्यान रखना ब्लड बैंक कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। इसकी डेथ कहां पर होती है? स्प्लीन में। इसकी डेथ कहां पर होती है दोस्तों? कोई बताएगा तो ध्यान रखना, स्प्लीन में, जिसको आप लोग इंग्लिश में प्लीहा कहते हैं। डेथ, इसकी डेथ स्प्लीन में होती है, SPEEN, स्प्लीन में इसकी डेथ होती है, जिसको आप लोग हिंदी में प्लीहा कहते हैं। प्लीहा, क्या कहते हो दोस्तों आप हिंदी में? प्लीहा, ये ध्यान रखना। ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है इसका दोस्तों, केमिकल नेम भी पूछा जाता है दोस्तों, इसका केमिकल नेम भी पूछा जाता है, एंथ्रोसाइट्स। दोस्तों ध्यान रखना आरबीसी का, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एंटीबॉडी पाई जाती है डब्ल्यूबीसी में, एंटीबॉडी पाई जाती है डब्ल्यूबीसी में। एंटीजन बोले तो हमें आरबीसी टिक करना है, और एंटीबॉडी बोले तो हमें डब्ल्यूबीसी टिक करना है। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना एग्जाम में कोई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन, डब्ल्यूबीसी की डेथ तो ब्लड में ही हो जाती है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5वां, क्या कह रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कब पूछा गया देख लो। एनटीपीसी 13 जनवरी 2021 को पूछा गया क्वेश्चन है। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? बताइए, 1925 में, 1923 में, 1927 में, या 1930 में? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1925 में, 1923 में, 1927 में, या 1930 में? साथियों क्लास अच्छी लगे तो मेरे वीरों एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना अपने सभी मित्रों के साथ। ठीक है। आज पहला मॉक टेस्ट है, आप सभी वीरों तक जरूर शेयर करना इस क्लास को। देखिए दोस्तों, इसकी स्थापना की बात करें मेरे वीरों तो ये 1 जनवरी 1923 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? लिख लो टिक करके, 1 जनवरी 1923 में। 1 जनवरी 1923 लिख लो, 1 जनवरी 1923 में, 1 जनवरी 1923 में। मैं शॉर्ट में जैन लिख देता हूं, ठीक है, तो आप लोग समझ जाइएगा। 1 जनवरी 2023 में, सॉरी 1923 में। ठीक है। और किसने करी, किसी को पता है इसकी स्थापना किसने करी दोस्तों? बताइए किसने करी दोस्तों इसकी स्थापना, कमेंट करके बताइए। यहां पर तो आज लिख ही नहीं पा रहा हूं, तो आज मैं थोड़े से क्वेश्चंस ओरली बताऊंगा। इसकी स्थापना दोस्तों, एक तो ध्यान रखेंगे मोतीलाल नेहरू, और दूसरा नाम ध्यान रखेंगे चितरंजन दास। मैं क्या कह रहा हूं, वापस रिपीट कर रहा हूं, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 में की गई थी। किसने करी? मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। आज पेन थोड़ा नहीं चल रहा है, इसलिए मैं मोस्टली क्वेश्चंस ओरल आपको बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, ओरल कहूंगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए आप लोग ध्यान से। महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? बताइए, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, या इंडियन ओपिनियन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए
क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दोस्तों ये एनटीपीसी 20 जनवरी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए मेरे वीरों क्या होगा इसका सही जवाब? आज आपके मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। हम एक दिन मैथ रीजनिंग सॉल्व करेंगे और एक दिन जीके जीएस, ताकि दोस्तों बैलेंस बना रहे, ताकि तीनों सब्जेक्ट का अच्छे से आपका रिवीजन होता रहे दोस्तों। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए दोस्तों, तभी सिलेक्शन होगा दोस्तों। आप सभी को पता होगा दोस्तों, सफलता उन्हीं पर अपनी जान लौटाती है जो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। महात्मा गांधी जी ने दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में जो अखबार शुरू किया था, प्रकाशित किया था, उसका नाम है इंडियन ओपिनियन। दोस्तों नस्ल भेद को दूर करने के लिए ये अखबार शुरू हुआ था दोस्तों। आप ध्यान रखना, ये साप्ताहिक अखबार है दोस्तों, और एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रकाशित कब हुआ था। एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है ये कब प्रकाशित हुआ था? 1903 से 1905 तक, 1903 से लेके 1905 तक ये प्रकाशित हुआ था। 1903 से लेके 1905 तक ये प्रकाशित हुआ था, आपको ये ध्यान रखना है। 1903 से लेकर दोस्तों ये 1905 तक प्रकाशित हुआ था, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो यंग इंडिया दोस्तों, ये भी महात्मा गांधी जी का अखबार है दोस्तों। 1931 में प्रकाशित हुआ था, 1931 में ये अखबार प्रकाशित हुआ था। लिख ही नहीं पा रहे हैं, जो भी मैं आज पेन पता नहीं क्या हो गया दोस्तों, इसको सही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ओरली बता देता हूँ। ये जो यंग इंडिया है ये भी दोस्तों महात्मा गांधी जी का ही पत्र है, और इसको प्रकाशित किया था 1931 में। नवजीवन भी दोस्तों महात्मा गांधी जी का ही पत्र है, और इसको प्रकाशित किया था 1929 में। ये जो हरिजन पत्र है ये दोस्तों, ये भी महात्मा गांधी जी का, इसको प्रकाशित किया था 1933 से लेके 1955 के मध्य। ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 7वां आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बताइए। कपिल मुनि, महर्षि पतंजलि, उल्लुक कणाद और महर्षि गौतम। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों? ये प्रवर्तक वाला टॉपिक का ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, और जो मैंने आपकी स्क्रीन पर रखा है ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। बताइए वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पे सी ऑप्शन उल्लुक कणाद टिक कर रहे हैं, उनका जवाब बिल्कुल सही है। उनका जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर जितने भी सी ऑप्शन को लॉक कर रहे हैं दोस्तों, आपको पता होगा 6 दर्शन है टोटल। कितने दर्शन है दोस्तों? टोटल 6 दर्शन है। ठीक है, अब मैं 6 के नाम आपको बताना चाहूंगा, अगर हो सके तो लिखा जाए तो लिख देता हूं दोस्तों। कपिल मुनि दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये किस दर्शन के प्रवर्तक है? किसी को पता है क्या ये? अगर पता हो तो बताइए। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है दोस्तों, लिख लो। ये दोस्तों सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है। लिखा ही नहीं जा रहा है इस पे, तो आज पेंसिल से भी नहीं लिखा जा रहा है, ये नहीं लिखा जा रहा है। चलिए ओरल ही सुना देते हैं आज, पता नहीं क्या हो गया इस पेन को। ठीक है, चलिए ओरल ही बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, लिख लेना आप लोग कॉपी पेन लेकर। कपिल मुनि दोस्तों, आप ध्यान रखना, ये सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। ठीक है, महर्षि पतंजलि की बात करें तो ये अगर देखा जाए तो ये अपने योग दर्शन के प्रवर्तक है दोस्तों। ठीक है, और जो उल्लुक कणाद तो मैं आपको बता चुका हूँ, वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक हैं। और ये जो महर्षि गौतम बुद्ध हैं दोस्तों, ध्यान रखना, ये दोस्तों किसके प्रवर्तक हैं? महर्षि गौतम। दोस्तों बताइए किसके प्रवर्तक हैं? कमेंट करके बताइए दोस्तों। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए महर्षि गौतम किसके प्रवर्तक है। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करिए दोस्तों। ठीक है, और मैं आप देखो दोस्तों, 4 तो आपके सामने ये रहे, 2 और बता देता हूं। 5वां है मीमांस दर्शन। मैं क्या रिपीट करूं, वापिस कर रहा हूं, मीमांस दर्शन। मीमांस दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी। कौन है दोस्तों? जैमिनी। और वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बादरायण। कौन है दोस्तों? बादरायण वेदांत दर्शन के प्रवर्तक है। ये टोटल कुल 6 दर्शन है दोस्तों, जिनके प्रवर्तक आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 8वां। क्या कह रहा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। चीनी यात्री हैन सांग निम्न में से किसके समकालीन था? हर्षवर्धन के, बिंदुसार के, रुक्मणी देवी के, या चंद्रगुप्त द्वितीय के? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 13 तारीख 2019 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए, चीनी यात्री हैन सांग निम्न में से किसके समकालीन था? तो मेरे वीरों ध्यान रखना, ये समकालीन था दोस्तों हर्षवर्धन के। चीनी यात्री हैन सांग, जिसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है,
यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है दोस्तों, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। दोस्तों जब तक ये भारत में रहा दोस्तों तब तक इसने भारत का भ्रमण किया, और जो भी भारत का भ्रमण किया, जो भी कुछ लिखना था इसने अपनी एक पुस्तक में लिखा दोस्तों। इसकी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनकी पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CUK लिख लो दोस्तों, CUK, यहाँ पे तो लिखा ही नहीं जा रहा, CUK लिखा ही नहीं जा रहा है दोस्तों, आप लोग लिख लेना। आज आप लोग मैनेज कर लो दोस्तों CUK, कल से हम इसका थोड़ा ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। इसकी पुस्तक ध्यान रखना, CUK नहीं लिखा है, ठीक है, आप लोग ओरली सुन लो, ठीक है। तो इसकी पुस्तक आपको CUK ध्यान रखनी है। अब एक बार मेरे सभी वीर जल्दी से हर्षवर्धन के वो 3 नाटक एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दें। कौन कौन से हैं दोस्तों वो 3 नाटक, कमेंट करके लिख दो। क्वेश्चन नंबर 19वां आपकी स्क्रीन पर है। ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी होती है दोस्तों, बताइए कौन सी है। ध्रुवीय रेखा, व्रत रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा या मकर रेखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया एनटीपीसी के। एनटीपीसी 3 तारीख 4 महीना 2021 शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बताइए इस प्रश्न का क्या राइट ऑप्शन रहेगा। मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखा जाए दोस्तों ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा कौन सी है, तो उसका नाम है दोस्तों, उसका नाम है भूमध्य रेखा दोस्तों, जिसको विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, इसको दोस्तों विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है दोस्तों। ये रेखा हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, ध्यान से सुनना, नोट करना, ठीक है। अगर उत्तर में देखें तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर काटती है दोस्तों, ठीक है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली वो नदी का नाम है माही नदी। मैंने क्या बोला दोस्तों, वापस रिपीट कर रहा हूं, ये जो भूमध्य रेखा है जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं हम, ये हमारी पृथ्वी को 2 भाग में बांटती है। एक तो कर्क रेखा उत्तर में और दक्षिण में मकर रेखा। कर्क रेखा पर दोस्तों ये 23.5 डिग्री उत्तर में है, और ये मकर रेखा दोस्तों दक्षिण में 23.5 डिग्री, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पे दिन और रात बराबर होती है दोस्तों, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 10वां के जवाब दीजिए आप लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिसिसिपी नदी किस देश में बहती है, बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में, ऑस्ट्रिया में या इटली में। इटली की राजधानी रोम किस नदी के तट पर स्थित है, कमेंट करें मेरे सभी भाई बहन। क्वेश्चन पूछा गया आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 19 तारीख 12वां महीना 2018 शिफ्ट 3। कमेंट करिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिसिसिपी नदी किस देश में बहती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में, ऑस्ट्रिया में या इटली में। सभी भाई बहन कमेंट करेंगे। हेलो मोटो। अंकुर तूने कुछ किया? क्या रहेगा इसका सही जवाब, कमेंट करिए। मिसिसिपी नदी किस देश में बहती है। जितने भी भाई बहन ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर रहे हैं उनका जवाब ये बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। ये हमने तो ये तो समझ लिया कि ये किस देश में बहती है, लेकिन ये अपना जल कहां पर जाके गिराती है दोस्तों, तो ध्यान रखना कहां पर जाकर अपने जल का विलय करती है। तो मेरे वीरों ध्यान रखना, मैक्सिको की खाड़ी में ये अपना जल विलय करती है, ठीक है। मैक्सिको की खाड़ी में जाकर ये गिरती है। उससे पहले, गिरने से पहले ये एक बहुत ही शानदार दोस्तों पक्षी जैसा एक सुंदर, मतलब एक डेल्टा बनाती है दोस्तों, पक्षी के आकार का एक डेल्टा बनाती है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। फॉल्स स्टार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है, बताइए। फुटबॉल में, क्रिकेट में, गोल्फ में या एथलेटिक्स में। बताइए मेरे वीरों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब इंस्पेक्टर 24 तारीख 12वां महीना 2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे वीरों, कमेंट करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं पर आपको पढ़ाया जाएगा दोस्तों, उन्हीं के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा क्योंकि दोस्तों कोई भी एग्जाम हो उसके पीवाईक्यू क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं दोस्तों, ठीक है। आप अगर देखते दोस्तों 2018 और 2019 का जो क्वेश्चन अभी पूछा है आज की पहली शिफ्ट में, वही क्वेश्चन दोस्तों शिफ्ट 2 में पूछा गया, खाली थोड़ा सा डिजिट चेंज कर दिया, बाकी पूरा का पूरा। और कुछ कुछ क्वेश्चंस में तो उनके नाम भी चेंज नहीं करते दोस्तों, ठीक है। यानी कि रेलवे क्वेश्चंस रिपीट करता है दोस्तों, ठीक है।
तो आप लोग अच्छे से उसी लेवल की मेहनत करिएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, एथलेटिक्स से। किससे संबंधित है दोस्तों? एथलेटिक्स से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12वां। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है गतका। गतका एक मार्शल आर्ट है, बिल्कुल सही बात है, ये क्लियर होगी बात। यह किस राज्य से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार, पंजाब, कर्नाटक या मणिपुर? दोस्तों ये युद्ध कला है, मार्शल आर्ट वगैरह है ना, ये चित्रकारी वगैरह, ये आप लोग अच्छे से रट लेना। टॉपिक स्टैटिक जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आरपीएस सब इंस्पेक्टर 24 तारीख 12वां महीना 2018 शिफ्ट 1 में। देखो दोस्तों ये भी 24 तारीख 12वां महीना 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये यहाँ पर भी देखो, ये भी आपके 24 तारीख 12 महीना 2018 को ही पूछा गया। आप देख लो, ये शिफ्ट 1 में पूछा गया है और ये भी शिफ्ट 1 में पूछा गया। देखो दोस्तों एक ही शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, एक ही डेट को, ठीक है। तो बताइए दोस्तों, गतका की बात करें तो दोस्तों ध्यान रखना, ये पंजाब का एक मार्शल आर्ट है दोस्तों, ठीक है। बिहार की दोस्तों परिखंडा, ध्यान रखेंगे, परिखंडा बिहार की मार्शल आर्ट है। परिखंडा, 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 ठीक है, ये बिहार की है दोस्तों, बिहार की मार्शल आर्ट है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक की दो आपको ध्यान रखना दोस्तों, एक तो थांगटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, कर्नाटक की थांगटा। थांगटा मार्शल आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, लिख लो आप लोग कर्नाटक की थांगटा। और एक और लिखो चाइबी गदगा। दो मार्शल आर्ट आपको कर्नाटक की ध्यान रखनी है। कौन कौन सी, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। पहली तो आप लिखेंगे दोस्तों थांगटा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और दूसरी आप लिखेंगे चाइबी गदगा, चाइबी गदगा गदगा, ठीक है। अब एक आप कमेंट करिए कि ठोडा, ठोडा मार्शल आर्ट किस राज्य की प्रसिद्ध है? ठोडा, ठोडा, ठीक है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है दोस्तों, ठोडा, ठीक है दोस्तों, ये आप लोग बताइएगा कमेंट करके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 13वां। क्वेश्चन 13वां क्या कह रहा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किस उच्च न्यायालय के अधिकार के क्षेत्र आती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय। आरपीएफ कांस्टेबल 22 तारीख 1 महीना 2019 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये कमेंट करिए। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप ध्यान से सुनिए, मैं ही करवा देता हूं, आप लोग ध्यान से एक एक पॉइंट को इस क्वेश्चन में नोट करिएगा। दोस्तों देखो, सबसे पहले अंडमान और निकोबार में जो द्वीप समूह है उसमें जो उच्च न्यायालय के जो अधिकार आते हैं वो किसके आते हैं? पहले तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। ये आते हैं कोलकाता उच्च न्यायालय के दोस्तों। ये बंगाल के लिए भी यही लागू है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। बंगाल के लिए भी यही लागू है दोस्तों। इसकी स्थापना 1862 में होती है दोस्तों। आप इनकी स्थापना जरूर याद रखना, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है दोस्तों, ठीक है। इसको आप इग्नोर ना करें क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। अब बात करें दोस्तों आंध्र प्रदेश, ध्यान से सुनना। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के अधिकार दोस्तों अमरावती में लागू होते हैं दोस्तों। 2019 में इसकी स्थापना होती है। लिख लेना, जो भी मैं बता रहा हूं एग्जाम में सीधे छपेंगे, ठीक है। और अगर मद्रास उच्च न्यायालय की बात करें, इसकी स्थापना होती है 1862 में, और इसके जो अधिकार होते हैं वो दोस्तों तमिलनाडु और पुदुचेरी, इन दो पर मतलब लागू होते हैं दोस्तों, ठीक है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, मद्रास उच्च न्यायालय के जो पहले तो स्थापना लिखेंगे 1862 में, इसके जो अधिकार होते हैं वो तमिलनाडु और पुदुचेरी में लागू होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अलग से क्वेश्चन पूछा गया कि दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो मेरे वीरों 1966, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी दोस्तों। यहां पर अच्छे से चल जाए, ये चल गया, ठीक है। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। सुप्रीम कोर्ट के परामर्शी क्षेत्राधिकार की अवधारणा कहां से ली गई है? जापानी, ब्रिटिश, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। यह एक अर्निंग एप्लीकेशन है जिसमें आपको कुछ इस प्रकार से स्क्रैच कार्ड मिलते हैं, जिनको स्क्रैच करने पर आपको 5 रुपए से लेकर 50 रुपए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्राधिकार की अवधारणा कहां से ली गई है दोस्तों? किसके संविधान से? तो बिल्कुल कनाडा के संविधान से दोस्तों। अब आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि समवर्ती सूची को किसके संविधान से बोरो किया है? समवर्ती सूची को किसके संविधान से उधार लिया है? और राज्यसभा में संसद के दोनों सदनों की बैठक किसके संविधान से ली है? मेरे दो क्वेश्चन आपसे हैं। पहला क्वेश्चन कि समवर्ती सूची को किसके संविधान से बोरो किया है, और दूसरा क्वेश्चन संसद के दोनों सदनों की बैठक
किसके संविधान से ली है? इन दोनों क्वेश्चंस के जवाब आप लोगों को मेरे वीडियो कमेंट बॉक्स में देना है। ये कमेंट बॉक्स दोस्तों आप लोगों के लिए ही बनाया जाता है दोस्तों। आपके जो भी डाउट हुआ करें वो इस कमेंट बॉक्स में आप कीजिए, आपके रिप्लाई मिल जाएंगे। क्वेश्चन 15 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से पढ़िएगा। आरपीएफ कांस्टेबल 31 तारीख तीसरा महीना 2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। एक रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है बताइए? गति शक्ति का संरक्षण, कूलाम का नियम, केपलर का नियम या न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होगा इसका सही जवाब? सभी वीर बताएंगे। जितने भी भाई बहन मेरे यहाँ पे गति शक्ति का संरक्षण टिक करे उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, एक और दोस्तों साइंस का क्वेश्चन देख लो, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 16, पुनरावृत्ति परावर्तन के कारण ध्वनि की प्रबलता क्या कहलाई जाती है? ये भी आपके दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल 24 तारीख पहला महीना 2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ये दोस्तों शिफ्ट 1 में पूछा गया था, उससे पहले अपन ने देखा था वो कब पूछा गया था, ये देखो। चलिए, ये हो ही नहीं रहा सही, कहाँ गया, ये रहा। ये 24 तारीख को और ये भी दोस्तों ये 31 तारीख को है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, बताइए इसका सही जवाब। तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पे अनुकंपन टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए इनके जवाब दीजिए। करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी आए हैं, आप बेफिक्र रहिए, अंत में बने रहिएगा। करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं आपके सामने 2-3 क्वेश्चन आपको पूछूंगा, ठीक है, एक्स्ट्रा। पहले तो देख लें, ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया 12 अक्टूबर 2018 को दोस्तों, ठीक है। किस वृक्ष के नीचे रानी मायादेवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था दोस्तों? बताइए, आम्र वृक्ष, आम्र का, नीम का वृक्ष या साल का वृक्ष या इनमें से कोई नहीं? ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक्स्ट्रा 2-3 क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा साथियों। पहले तो आप लोग इसका आंसर टिक करें। किस वृक्ष के नीचे रानी मायादेवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पे साल का वृक्ष टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अब 2-3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, आप लोग मुझे बताइए। जो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ यूपी में, आप सभी को पता होगा। उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ यूपी में दिया था, उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, ये आपको कमेंट करना है दोस्तों, ठीक है। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे और कब हुई थी दोस्तों, ये भी आपको कमेंट करना है। 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ चुका हूं, आप लोग मेरे वीडियो कमेंट जरूर करना। और दोस्तों इनकी मृत्यु कुशीनगर यूपी में हुई थी, ठीक है। और उस घटना को दोस्तों बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? ये 3 क्वेश्चन मेरे आपके लिए। सारनाथ यूपी में जो प्रथम उपदेश दिया था उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है दोस्तों, ये आपको कमेंट करना है। और इनको ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष में हुई थी, किस वृक्ष के नीचे बैठकर हुई थी, ये आपको कमेंट करना है। और तीसरा क्वेश्चन, इनकी जो मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, इनको जो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी कुशीनगर में, उस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? मेरे वीरों, ये 3 क्वेश्चंस के जवाब आप सभी भाई बहनों को कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों, ठीक है। जो भी मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए ही बताता हूं दोस्तों, ताकि आपकी प्रैक्टिस में कोई भी कसर ना छूटे। टीपू सुल्तान मस्जिद कहां पर स्थित है दोस्तों? बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों, टीपू सुल्तान ने एक संधि करी थी दोस्तों, कौन सी संधि थी? कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है? क्योंकि दोस्तों जब दूसरी संधि हुई थी दोस्तों उसमें तो ये इसकी डेथ हो गई थी टीपू सुल्तान की, इसको मैसूर का सुल्तान भी कहा जाता है। बताइए, हैदर अली का पुत्र है ये। टीपू सुल्तान मस्जिद कहां पर हुई थी? चलो मैं ही बता देता हूं। श्रीरंगपट्टनम की संधि किन किन के मध्य हुई थी? आप लोग बताइए। अब हिंट मैंने दे दिया। श्रीरंगपट्टनम की संधि किन किन के मध्य में हुई थी दोस्तों? किस युद्ध में हुई थी? कमेंट करिएगा। चलिए आप इस प्रश्न का जवाब बताइए। टीपू सुल्तान मस्जिद कहां पर स्थित है? तो मेरे भाई बहनों ध्यान रखना, ये स्थित है कोलकाता में दोस्तों। कब पूछा गया ये क्वेश्चन? एनटीपीसी 5 अप्रैल 2016 को ये क्वेश्चन पूछा गया एनटीपीसी में, और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर रहे हैं उनका जवाब ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अंत तक बने रहना साथियों, पूरा रिवीजन करेंगे, हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए हम इजीली फोड़ कर आए। सबसे पहले देख लो कब पूछा गया है। एनटीपीसी सीबीटी 2 में 10 मई 2022 को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शंभू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे? बताइए, कथक, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम या मणिपुरी? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहने वाला है। इसके लिए सभी भाई बहन कमेंट करिएगा।
साथियों शंभू महाराज की बात कर लो चाहे किशन महाराज की बात कर लो, ये आपके कथक से संबंधित है दोस्तों, कथक से, ठीक है, कथक से संबंधित है दोस्तों। अब जो दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा उनके आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं दोस्तों, ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, टी बाला सरस्वती और वैजंती माला, टी बाला सरस्वती और वैजंती माला, इन दो का संबंध किस वाद्य किस शास्त्रीय नृत्य से, आप लोग कमेंट करिएगा। मैंने क्या क्वेश्चन किया है, टी बाला सरस्वती और वैजंती माला, इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, कमेंट जरूर करिएगा। साथियों आज अब मैं लिख नहीं पा रहा हूं क्योंकि पेन में थोड़ा मिस्टेक है, इसलिए मैं आपको ओरली बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पर साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी क्वेश्चन मैं आपसे ओरली करूं या ओरल आपसे पूछूं उनके जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 20वां, क्लियर ऑफ डे, क्लियर लाइट ऑफ डे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राधिका अयंगर। फायर ऑन द गंगा पुस्तक के लेखक राधिका अयंगर हैं, ध्यान रखना, फायर ऑन दी गंगा, ठीक है। सचिन तेंदुलकर, अनीता देसाई, युवराज सिंह। ये क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 2 10 मई 2022 को ही पूछा गया, वो क्वेश्चन भी इसी टाइम इसी डेट को पूछा गया था और ये भी इसी डेट को पूछा गया। बताइए क्लियर लाइट ऑफ डे नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए दोस्तों। हेलो मोटो। यदि आपकी दृष्टि धीरे धीरे कमजोर हो रही है और आपको पढ़ने में कठिनाई हो रही है तो हमारे पास आपके लिए एक, तो ध्यान रखना यहां पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जाएगा। जितने भी भाई बहन अनीता देसाई टिक कर रहे हैं उनका ये जवाब बिल्कुल सही है साथियों, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 21वां, अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ था? यह क्वेश्चन आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 13 तारीख 1 महीना 2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए सातवाहन वंश, वकटक वंश, मौर्य वंश या नंद वंश? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे। अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षक प्राप्त हुआ था? बहुत ही इंपोर्टेंट है। क्या रहेगा इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन, कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके सातवाहन वंश। किस किसने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया? सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की बात करें, इसके संस्थापक कौन है? नाम थोड़ा अजीब सा है दोस्तों, कुजुल कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस नाम अलग है थोड़ा, कुजुल कडफिसेस, थोड़ा नाम याद करना पड़ेगा, फिसेस, ठीक है दोस्तों, नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। सभी वंश के आप लोग संस्थापक वाला टॉपिक अच्छे से रट कर जाइएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 22वां आपकी स्क्रीन पर है। मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, पहले आप लोग ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है। नटराज की प्रसिद्ध काशी प्रतिमा निम्न में से किस साम्राज्य से संबंधित है? चेर, चोल, पांड्या या पल्लव? क्वेश्चन पूछा गया है ये आपको आरपीएफ कांस्टेबल 20 तारीख 1 महीना 2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए क्या होने वाला है इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे। इसके बाद दोस्तों लगातार 3 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के पूछेंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपका अच्छे से मॉक टेस्ट अच्छा से जा रहा होगा, अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा। तो जितने भी मेरे भाई बहन बी ऑप्शन चोल वंश टिक कर रहे हैं उनका जवाब ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ पर बी आपका बिल्कुल सही जाएगा। क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक वगैरह शेयर वगैरह कर देना दोस्तों। आपके लाइक और शेयर करने से दोस्तों हमें मोटिवेशन लगता है और हमें पता चलता है मेरे सभी स्टूडेंट को आज का मॉक टेस्ट अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन 23वां आपकी स्क्रीन पर है। हाल में ही खेल श्रेणी में दोस्तों, किसमें? खेल श्रेणी में फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024, फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, पीआर श्रीजेश या शुभमन गिल? दोस्तों अभी इन्होंने शतक भी लगाया दोस्तों, थोड़ा ये भी करंट में रह सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 वाला अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए बताइए इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन। जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर रहे हैं बिल्कुल सही लॉक कर रहे हैं,
जितने भी स्टूडेंट्स नीरज चोपड़ा टिक कर रहे हैं उनका जवाब ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। हाल में ही खेल श्रेणी में फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, उसका नाम है दोस्तों नीरज चोपड़ा। दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24वां, ये भी करंट अफेयर का ही है। हाल में ही हॉकी इंडिया की 14वीं कांग्रेस कहाँ पर आयोजित हुई, बताइए। लखनऊ में, राजगीर में, इंदौर में या रांची में। मेरे सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे क्या होने वाला है इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। हाल में ही हॉकी इंडिया की 14वीं कांग्रेस कहां पर आयोजित हुई। दोस्तों ध्यान रखना, ये हुई है लखनऊ में दोस्तों, लखनऊ में, ठीक है। यहीं पर दोस्तों बड़ा इमाम बाड़ा स्थित है, लिख लो बड़ा इमाम बाड़ा, यहीं पर बड़ा इमाम बाड़ा स्थित है, बड़ा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा। एग्जाम में पूछा जाता सीधा स्टैटिक के रूप में कि बड़ा इमाम बाड़ा किस शहर में स्थित है, ठीक है। बड़ा इमाम बाड़ा एग्जाम की तरफ से पूछा जाता है। ये यूपी की राजधानी, आप सभी को पता होगा दोस्तों। नवाबों का शहर कहा जाता है इसे, नवाबों का शहर। अब पेन चलना बंद हो गया, अब पेन चलना बंद हो गया, ठीक है। नवाबों का शहर इसे कहा जाता है। एक बार और ट्राई कर लेते हैं। नवाबों का शहर लिख रहा है, नवाबों का शहर इसे कहा जाता है। नवाबों का शहर, बंद हो गया, चल रहा है, नवाबों का शहर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्लास का अंतिम प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 25वां क्लास का अंतिम प्रश्न है, कमेंट करिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे वीरों, ध्यान से पढ़िएगा। हाल में ही लैपटॉप थोड़ा इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है दोस्तों, सीरोसिस दोस्तों, ये आप ये लाइन दोस्तों 2 बार लिख गई है और आप लोग इसको कट करिएगा, यहाँ से आप लोग इसको कट करिएगा। अब पढ़िए आप अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, ध्यान से। अब पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल में ही लेप्टोस्पायरोसिस के प्रकोप से कहां पर 121 मौतें हुई हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम के लिए, बताइए। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु, बताइए साथियों क्या होगा इसका सही जवाब। हाल में ही लेप्टोस्पायरोसिस के प्रकोप से कहां पर 121 मौतें हुई हैं दोस्तों, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नमस्कार दोस्तों, डिलीट की हुई फाइल को वापस लाना हो या आपकी प्राइवेट फोटो या वीडियो को लॉक करना हो, क्या होगा इसका सही जवाब। तो ध्यान रखना, ये हुई है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 केरल में हुई है दोस्तों। कहां पर हुई है, केरल में हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब जाएगा। साथियों आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कैसा रहा आज का आपका मॉक टेस्ट। मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, ईमानदारी से कमेंट करके बताएं कि आपने इन 25 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए। इन 25 में से आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए भाई बहनों। आप लोगों की ये तैयारी है दोस्तों, बताइए आज का आपका मॉक टेस्ट कैसा रहा, आप लोग कमेंट करिए। अगर आपका लगता है ये कंटेंट आपको इंपॉर्टेंट लगा आज का, तो एक बार मेरे सभी भाई बहन इस क्लास को लाइक कर देंगे और अपने सभी मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर करेंगे। दोस्तों क्लास को शेयर जरूर करना। आज हमारा पहला मॉक टेस्ट है। उन स्टूडेंट तक तो जरूर शेयर करना जो स्टूडेंट चाहते हैं कि अब कम समय बचा हुआ उनका अच्छे से रिवीजन हो जाए, ठीक है। वैसे तो मैं आपके लिए बहुत सारी क्लासेस करवा चुका हूँ। 65 आपके लिए जीके जीएस की क्लासेस करवाई हैं, ठीक है। 45 आपके मॉडल पेपर सॉल्व करवाए हैं